15वीं शताब्दी के यूरोप की सर्द रातों में खाने की मेज पर केवल बेस्वाद, उबला हुआ या नमक में दबाया हुआ मांस होता था। कड़कड़ाती ठंड में जीवित रहने के लिए कैलोरी तो मिल जाती थी, लेकिन स्वाद और ताजगी का नामो निशान नहीं था। इस नीरस भोजन में जान फूंकने के लिए यूरोप को काली मिर्च, लौंग और दालचीनी जैसी जड़ी बूटियों की सख्त जरूरत थी। ये मसाले न केवल स्वाद बढ़ाते थे, बल्कि मांस को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का एकमात्र जरिया भी थे। समस्या ये थी कि ये मसाले हजारों मील दूर भारत से आते थे। सदियों से अरब व्यापारियों ने इन रास्तों पर अपना दबदबा बना रखा था, और अब उस्मानिया साम्राज्य ने हर रास्ते पर टैक्स की एक अभेद्य दीवार खड़ी कर दी थी। जमीन से भारत पहुंचने के सारे विकल्प खत्म हो चुके थे। यूरोप के राजाओं के सामने अब केवल एक ही रास्ता बचा था, अटलांटिक महासागर की उन लहरों का सामना करना जिन्हें किसी ने पार नहीं किया था। उस दौर में समंदर को एक क्रूर हत्यारा माना जाता था। नाविकों को डर था कि अगर वे तट से बहुत दूर गए तो वे दुनिया के किनारे से नीचे एक अनंत खाई में गिर जाएंगे या समुद्री राक्षस उनके जहाज़ों को निगल लेंगे। ये प्राचीन नक्शा उस समय के भौगोलिक ज्ञान को दर्शाता है, जहां महाद्वीपों की आकृतियां अस्पष्ट हैं और अज्ञात समुद्र को केवल अंधेरे और खतरों से भरा दिखाया गया है। 1488 में बार्थोलोमेओ डियाज ने इस अज्ञात जलमार्ग को खोजने का साहस किया। वो अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक तो पहुंचा, लेकिन वहां की विकराल लहरों और तूफानों ने उसके हौसले पस्त कर दिए। डियाज अपनी जान बचाकर वापस पुर्तगाल लौट गया। डियाज की इस बड़ी विफलता ने ये साबित कर दिया कि भारत तक पहुंचने के लिए केवल साहस काफी नहीं था। इसके लिए कैसे नाविक की जरूरत थी जिसका जुनून मौत के डर से बड़ा हो। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने लिस्बन के बंदरगाह से अपनी यात्रा शुरू की। किनारे पर खड़ी भीड़ उन्हें ऐसे विदा कर रही थी जैसे वे किसी मिशन पर नहीं बल्कि अपनी अंतिम यात्रा पर जा रहे हों। खुले महासागर में पहुंचते ही जहाज़ों का सामना ऐसी लहरों से हुआ जो 10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची थीं। तूफानी हवाओं ने उनके पाल फाड़ दिए और लकड़ी के ढांचे ऐसे चरमराने लगे जैसे कोई दैत्य उन्हें चबा रहा हो। तूफान से बचने वालों को स्कर्वी जैसी बीमारी ने जकड़ लिया। महीनों तक ताज़ा भोजन न मिलने के कारण नाविकों के मसूड़ों से खून बहने लगा और उनके दांत सड़कर गिरने लगे। जहाज़ के निचले हिस्से लाशों और बीमारों से भर गए। जब नाविकों ने हार मानकर बगावत की तो वास्को डी गामा ने अपनी क्रूरता दिखाई। उसने दिशा सूचक यंत्रों को समंदर में फेंक दिया ताकि लौटने की हर संभावना खत्म हो जाए। उसके लिए या तो भारत की मंजिल थी या समंदर की गहराई। गामा के इस अडिग पागलपन ने उसके चालक दल को मौत और गंतव्य के बीच लाकर खड़ा कर दिया। अब उनके पास अपनी जान बचाने का केवल एक ही तरीका था, आगे बढ़ना। महीनों के संघर्ष के बाद वे अंततः अफ्रीका के उस दक्षिणी सिरे को पार करने में सफल रहे। आज इसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता था, क्योंकि यहाँ से भारत का सपना सच होता दिख रहा था। मालिंडी के तट पर उनकी मुलाकात एक भारतीय नाविक से हुई। उसने गामा को मॉनसून की हवाओं का वो प्राचीन ज्ञान दिया जिसने हिंद महासागर की यात्रा को आसान बना दिया। इन मेहरबान हवाओं ने उनके जहाज़ों को सीधे भारत के तट की ओर धकेल दिया। 20 मई 1498 को वे केरल के कालीकट पहुंचे। वास्को डी गामा ने वहां वो दृश्य देखा जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक वैभवशाली महानगर जो पहले से ही वैश्विक व्यापार का केंद्र बना हुआ था। केरल के शक्तिशाली राजा जामोरिन के दरबार में जब गामा पहुंचा तो सांस्कृतिक अंतर स्पष्ट था। हीरो और सोने से लदे राजा के सामने गामा द्वारा लाए गए उपहार जैसे ऊनी टोपियां और पीतल के बर्तन बेहद तुच्छ और हास्यास्पद लग रहे थे। गामा को जल्द ही समझ आ गया कि उसने किसी पिछड़े क्षेत्र को नहीं बल्कि एक आर्थिक महाशक्ति को खोजा है। कालीकट के बाजारों में मसालों के ढेर देखकर उसके लालच ने एक नई और खतरनाक योजना को जन्म दिया। पुर्तगाल लौटने पर गामा का माल बेमिसाल साबित हुआ। जहाज़ों के नुकसान और नाविकों के वेतन जैसे भारी खर्चों को काटने के बाद भी उस एक खेप से उसे 64 गुना का शुद्ध मुनाफा हुआ। इस आर्थिक सफलता ने राजा मैनुअल प्रथम को रातों रात बेइंतहा अमीर बना दिया। लिस्बन के बाजारों में भारतीय मसालों की बाढ़ ने पुर्तगाल की अर्थव्यवस्था में नई जान फूंक दी। ये खबर पूरे यूरोप में बिजली की तरह फैल गई। पुर्तगाल की अचानक बढ़ी दौलत को देखकर स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड और ब्रिटेन ने भी अपने अपने बेड़े हिंद महासागर की ओर रवाना कर अंशी कर दिए। भारत का वो तट जो कभी शांतिपूर्ण सांस्कृतिक आदान प्रदान का केंद्र था, अब यूरोपीय नौसेनाओं के बीच होड़ और साम्राज्यवादी संघर्ष का नया सुपर हाईवे बन गया। यूरोपीय ताकतों ने भारत की उदारता का उत्तर क्रूरता से दिया। उन्होंने व्यापारिक केंद्रों को हथियारों से लैस किलों में बदल दिया और देखते ही देखते हिंद महासागर में अपनी तोपें तैनात कर दी। अगले 400 सालों तक भारत की संपत्ति को सुनियोजित ढंग से निकाला गया।
दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के बावजूद भारत को कच्चे माल और सस्ते श्रम का स्रोत बना दिया गया। वास्को डी गामा की यात्रा ने भारत के भौगोलिक अस्तित्व को दुनिया के सामने उजागर नहीं किया था, बल्कि यहाँ की अटूट दौलत को विदेशी आक्रमणकारियों के लिए सुलभ बना दिया था। शोषण की इस लंबी रात के दौरान भी भारत की चेतना कभी खत्म नहीं हुई। सदियों के आर्थिक और राजनीतिक दबाव को झेलने के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी संप्रभुता वापस हासिल की। गामा की नक्शे दौलत तक तो पहुंच सकते थे, लेकिन वे उस भारतीय संकल्प को कभी नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसने अंततः अपनी उड़ान वापस पा ली।